Hello everyone, this is CA Keval Mota and today we are going to start with the new topic that is advanced ruling in GST. Okay, एकदम easy topic है, ज़्यादा load नहीं लेना है. Okay, इसमें से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है एग्जाम में and आया तो भी ज़्यादा difficult नहीं होगा. Okay, so advanced ruling. What exactly we are going to cover in this particular chapter? Please hear it carefully. सबसे पहले हम देखेंगे introduction. Advanced ruling मतलब क्या, पहले वो देखेंगे. How does it helps the applicant? हाउ डज इट हेल्प्स द एप्लीकेंट टू प्लान हिज एक्टिविटीज, ये देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कौन से क्वेश्चंस के लिए एडवांस रूलिंग सॉर्ट की जाती है. ओके, देन वी विल लर्न द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन बिफोर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. एडवांस रूलिंग का बेसिक क्या मीनिंग होता है? एडवांस में रूलिंग लेना. क्या सर, एडवांस में रूलिंग लेना? यस. एडवांस मतलब क्या, रूलिंग मतलब क्या, पहले वो देखो. अब कई बार क्या होता है, जो एप्लीकेंट कुछ ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने जा रहा है, ओके, पर वो यहां पर डर रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आगे जाकर के इसके ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा ना रिकवर कर ले, क्योंकि आज अगर मैं कम टैक्स लगाऊंगा तो मेरा रिसिपेंट तो खुश हो जाएगा, पर बाद में जब गवर्नमेंट का ऑफिस वाला जो ऑफिसर होगा वो आएगा, बोलेगा कि सर आपने इतना कम टैक्स रेट कैसे लगाया. ठीक है, सो हियर द प्रॉब्लम कैन अराइज. ओके, सो यहां पर एक सर्टेनिटी पाने के लिए, ओके, टू ब्रिंग अ सर्टेनिटी ओवर सम ट्रांजैक्शन, आई गो फॉर एडवांस रूलिंग. मतलब मैं अथॉरिटी से ही पूछ लेता हूं कि भाई आपका क्या व्यू है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, आप बताइए, प्लीज टेल अस योर व्यू पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो हमको अप्लाई करने के टाइम क्या बोलना पड़ता है, व्हाट ट्रांजैक्शन यू आर गोइंग टू अंडरटेक. ठीक है, उसका कुछ डिटेल्स भी देना पड़ेगा आपको. ओके, कुछ सपोर्टिंग लगा तो वो भी देना पड़ेगा. सो वो सब अटैचमेंट करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है. ठीक है, सो बेसिक मीनिंग ऑफ एडवांस रूलिंग समझ में आया. मतलब अथॉरिटीज से, कौन सी अथॉरिटी? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी. एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से व्यू पॉइंट ले लेना, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवांस रूलिंग. व्हाट वुड बी द टैक्सेबिलिटी ऑफ माय ट्रांजैक्शन. ठीक है, मेरे को अगर कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो मेरे को कुछ चीज नहीं समझ रही, आई विल गो फॉर एडवांस रूलिंग. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हमें एडवांस रूलिंग के लिए कब जाना है? व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइम टू गो फॉर एडवांस रूलिंग? आंसर इज, you cannot go for advanced ruling if you have already completed your supply. आपने अगर आपका सप्लाई खत्म कर दिया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, you cannot go for advanced ruling. Okay, so advanced ruling can only be undertaken, that is taken when the transaction is on the way, that is transaction is being undertaken or it is proposed to be undertaken. मतलब करने से पहले या तो करने के टाइम पर, करने के बाद नहीं. अगर ट्रांजैक्शन हो गया, then the essence of this particular word advance would be vanished. तो यहां पर आपको एडवांस मतलब ट्रांजैक्शन खत्म होने के पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो जो प्रोनाउंस करेगी रूलिंग, दैट पर्टिकुलर रूलिंग वुड बी एप्लीकेबल टू हुम. वो किसको अप्लाई करेंगे? आंसर इज, जिस इंसान ने वो रूलिंग के लिए अप्लाई किया था, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेंट. Applicant would be the person to whom this particular ruling would be applied. ओके, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई एप्लीकेंट जैसा ही ये टैक्स पेयर है, चलो इसको भी एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल नहीं. एडवांस रूलिंग सिर्फ उसी को एप्लीकेबल होगी जो वो एडवांस रूलिंग के लिए जाएगा. समझ में आई बात? अलॉन्ग विद दैट कंसर्न्ड ऑफिसर, ओके, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, ओके, इन लोगों को वो पर्टिकुलर रूलिंग एप्लीकेबल हो जाएगी. समझ में आई बात? ओके, अब यहाँ पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज लोग लेते क्यों है? लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, अब ध्यान से सुनना. एक इंडस्ट्री है, रेनकोट एंड अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. रेनकोट एंड, एक काम करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, रेनकोट एंड अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके, अब इस इंडस्ट्री का कुछ मैं आपको खासियत बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं. दिस इंडस्ट्री फॉल्स इन द परव्यू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर.
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सो रेनकोट इंडस्ट्री जो है, ओके, इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। ओके, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब जो भी ये लोग परचेस करते हैं वो हाई रेट पे परचेस कर रहे हैं। ओके, हाई रेट पे मतलब 12% और 18%। ओके, एंड यहाँ पर उनका जो आउटपुट है, ठीक है, ये इनपुट की बात की मैंने, अब बात कर रहे हैं हम आउटपुट की। आउटपुट का जो रेट होगा वो इनके इंडस्ट्री में है 5%। इनके इंडस्ट्री का आउटपुट का रेट क्या है, 5%। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है, दैट इंक्लूड्स परचेज ऑफ कोल। दैट इंक्लूड्स परचेज ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला। ओके, तो ये जो कोयला परचेज हो रहा है, इसके ऊपर जीएसटी सेस लगता है। क्या लगता है? जीएसटी सेस। ओके, अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो यहां पर अपने को रिफंड मिलता है फॉर अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद आ रहा है क्या? कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3। ओके, क्लॉज 2 जो क्या कहता है, अगर आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो आपको हम रिफंड देंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पर जो मैंने कहा आपको, परचेस, जब हम परचेस कर रहे हैं तब सेस लगता है। सेस का रेट बहुत हाई है, मेरे को रेट नहीं मालूम, सपोजिंगली से 28 to 40% के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ पर सेस जो लगने वाला है, क्या इसका रिफंड मिलेगा या क्या ये मेरा ब्लॉक क्रेडिट बन जाएगा? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ओके, अब असेसी का क्या व्यू है एंड इस ट्रांजैक्शन का क्या टैक्सेबिलिटी है, एक बार समझ लेते हैं। इनका जो आउटपुट है ना, आउटपुट, इसके ऊपर 5% जीएसटी है। देर इज नो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। आई होप इट इज क्लियर। इनके आउटवर्ड पे कोई सेस नहीं है, पर इनके परचेस पर सेस है। ओके, अब यहां पर आपने जब सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3 पढ़ा था, तब एक चीज आपने ध्यान दी होगी। क्या लिखा था वहां पर? इन्वर्टेड ड्यूटी रेट होना चाहिए। ओके, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट योर आउटपुट शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट और 0% टैक्स रेट। ठीक है, मतलब नील रेटेड या तो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट नील रेटेड है या तो फिर एग्जेम्प्ट है एंड आपके परचेस के ऊपर 18% या वॉट एवर टैक्स रेट लग के आ रहा है, देन यू कैन नॉट क्लेम रिफंड अंडर अनयूटिलाइज आईटीसी। ये हमने देखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि मेरे आउटपुट पर तो टैक्स रेट है 5%, पर मेरे आउटपुट पे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का रेट 0 है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का रेट 0 है। एक सेकंड, स्क्रीन हैंग हो गया। पता नहीं बीच में क्या हो जाता है। ओके, तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो है वो मेरे आउटपुट पर 0% है। ओके, पर मेरा आउटपुट तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पर क्या मुझे इस सेस का रिफंड मिलेगा या ये मेरा ब्लॉक क्रेडिट बन जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है एंड वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि सेस का अगर इतना अमाउंट ज्यादा है एंड अगर वो आपका कॉस्ट बनने वाला है, दैट इज वी कैन से आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, देन यू हैव टू इंक्रीज योर एमआरपी। आपको आपका एमआरपी बढ़ाना पड़ेगा ना। अदरवाइज अगर आप लोग ये सोच के बैठोगे कि आपको इसका रिफंड मिलेगा, लेट अस नॉट टेक इन द वैल्यूएशन, इन द कॉस्टिंग, तो दैट विल मेक यू इनकर लॉस। आपको लॉस हो सकता है या तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है। ठीक है, डायरेक्टली 28% से मार्जिन घट जाएगा, इतना तो मार्जिन भी नहीं होता। समझ में आ रही है क्या बात? सो कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर असेसी को एडवांस रूलिंग के लिए जाना चाहिए। ओके, समझ में? अगर वो एडवांस रूलिंग के लिए जाते हैं, ओके,
देन उन्हें पता चलेगा कि भाई इसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इफ इट इज नॉट अवेलेबल एज रिफंड, ओके, देन मैं क्या करूंगा, इस कोल का जो कॉस्ट है, ठीक है, कोल का कॉस्ट तो ठीक है, जो इसके ऊपर सेस लगता है वो सेस को भी मैं क्या करूंगा, कॉस्ट में ऐड करूंगा एंड देन एमआरपी सेट करूंगा। समझ में आया? दिस मीन्स एडवांस रूलिंग वुड हेल्प द असेसी इन क्रिस्टलाइजिंग इट्स पर्टिकुलर लायबिलिटी। ठीक है, उसको अपना लायबिलिटी फ्रीज करने में काम आएगा, अपना कॉस्टिंग करने में काम आएगा। ठीक है, टैक्सेशन के परस्पेक्टिव काम आया, उसको दिमाग में से डाउट निकल गया कि भाई रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, अथॉरिटी ने बोल दिया भाई नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर असेसी को लगता है मिलना चाहिए, देन ही कैन चैलेंज दैट पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग टू एडवांस रूलिंग अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, वहां पर जा सकता है वो। समझ में आई बात? सो नाउ लेट अस फॉर्मली रीड दिस पर्टिकुलर लाइंस which I have written on this chart book. Okay, advanced ruling helps the applicant in planning his activity well in advance. ठीक है, एडवांस में प्लान कर लो। It brings certainty in determining tax. टैक्स लायबिलिटी सर्टेनिटी से डिटरमाइन हो जाएगा आपका। ओके, अब जो एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस हुई है, वर्डिंग्स पे ध्यान दो। एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस हुई है, प्रोनाउंस, इस वर्ड को नोट करो, आप लोग को एग्जाम में भी यही वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, प्रोनाउंस किया, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो भी प्रोनाउंस किया रूलिंग, दैट रूलिंग इज एप्लीकेबल ऑन एप्लीकेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मीनिंग देयर बाय, जिस भी इंसान ने अप्लाई किया बस उसी को ही लगेगा, एंड दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा या तो कंसर्न्ड ऑफिसर होगा, उसके ऊपर ही बाइंडिंग होगा, उसके अलावा किसी और के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब कोई दूसरा असेसी है, उसके लिए जरूरी नहीं कि सेम चीज फॉलो करना है। ओके, हाउएवर वी कैन अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट विथ एनी एडवांस रूलिंग। ओके, मतलब अगर समझो मिस्टर ए को एडवांस रूलिंग मिला, तो उसमें क्या लीगल प्रोविजंस गवर्नमेंट कोट कर रहा है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या प्रोविजंस कोट कर रहा है, अपने को समझ में आता है। वी विल गेट टू नो द स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट, ये हमको समझ में आता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 95% ऑफ एडवांस रूलिंग आर इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट का ही जो हिस्सा है वही एडवांस रूलिंग अगर पास कर रहा है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एडवांस रूलिंग्स आर इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट, इट अवॉइड्स लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर दैट इज लिटिगेशन। ठीक है, जाने दो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन। एडवांस रूलिंग कैन बी टेकन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस विच आर बीइंग अंडरटेकन, मतलब जो करने ही जा रहे हैं हम, या तो फिर प्रपोज टू बी अंडरटेकन, हमने बोला है कि हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, या तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो करने के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, समझ में आई बात? इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका, यू हैव सप्लाइड गुड्स, यू हैव सप्लाइड सर्विसेज, देन यू कैन नॉट गो फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, द फ्रेज बीइंग अंडरटेकन इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस which refers to supply which is underway। underway मतलब जो ऐसा सप्लाई है जो ऑन द वे है, होने ही जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है, बस काम चालू करना ही बाकी है, काम ही चालू करने जा रहे हैं हम लोग, हम एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है। चालू होना इज नॉट द क्राइटेरिया, काम खत्म नहीं होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रांजेक्शन शुड बी प्रपोज टू बी अंडरटेकन और इट शुड बी ऑन द वे, दैट इज बीइंग अंडरटेकन, चालू होना चाहिए वो। ठीक है, खत्म होने से पहले आपको लेना है एडवांस रूलिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट द क्वेश्चंस ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट। हर चीज के लिए आप अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते कि भाई मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, ऐसा नहीं। ओके, देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन विच एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कैन एडमिट योर एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको, एप्लीकेंट को, जिसको रूलिंग चाहिए। वो अप्लाई करने के बाद उसको एडमिट करेगी या तो फिर रिजेक्ट करेगी अथॉरिटी। ठीक है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो पूछा है वो अगर 97(2) के तहत है, then and only then your application would be admitted, otherwise the application would be rejected। clear है? So let us now understand what are the questions on which advanced ruling authority can be advanced ruling can be sought. First one, classification of goods or services. If I am unable to classify
whether my activity falls in the purview of goods or in the purview of services, then I can go for advanced ruling. Okay, now let us understand why it is important to classify an activity as goods or services. You know that time of supply का provisions is different for section number 12 and 13, that is for goods and services, दो अलग sections है. Place of supply for goods is it is section 10 11, whereas for service it is section 12 and 13. समझ में आ रही है बात? So classification plays very important role to determine time of supply, place of supply, rate of tax, and many other things. Okay, so if I am unable to classify my activity, then I can go for advanced ruling. Next is applicability of a notification issued under provisions of CGST Act. अगर कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है, ओके, वो मुझे एप्लीकेबल है, मुझ पर एप्लीकेबल है या नहीं, इसका मुझे अगर आंसर जानना है, आई कैन गो फॉर एडवांस रूलिंग. एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मुझे बताएगी कि सर ये नोटिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, वॉट एवर द केस में बी. क्लियर? नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ, नाउ हियर द वर्ड्स वेरी केयरफुली, determination of time of supply and value of supply of goods or services. Very important. You cannot go for advanced ruling if you are having doubt on place of supply. If you are having doubt on place of supply provisions, then you cannot go for advanced ruling. Why? ऐसा क्यों? Answer is advanced ruling authorities are formed state wise. एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज जो होती हैं वो स्टेट वाइज बनी हुई है. ओके, अब जो स्टेट वाइज अथॉरिटीज जो बनी हुई है, तो यहाँ पर जब भी मैं अगर प्लेस ऑफ सप्लाई की इनसे बात करूंगा, तो ये लोग कहेंगे कि भाई आपका ही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज आवर स्टेट. महाराष्ट्र में अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, मैंने महाराष्ट्र में अप्लाई किया प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, तो महाराष्ट्र वाले क्या बोलेगी अथॉरिटी? महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, फाइनल. सो दिस वुड बी बायस्ड. तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई के इशू के लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते. इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? क्यों नहीं जा सकते वो समझा लॉजिक. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में मेंबर्स कौन होते हैं? सेंटर का मेंबर होगा, स्टेट का मेंबर्स होगा. ओके, एंड यहाँ पर जो उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होगी, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर. इट मींस जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर वाले ही इस पर्टिकुलर अथॉरिटी में मेंबर्स बन सकते हैं, हर कोई नहीं बन सकता. ठीक है, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लेवल के जो होंगे वो लोग बन सकते हैं. नेक्स्ट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी. एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ टैक्सेस पेड और डीम्ड टू हैव बीन पेड. वेरी इंपॉर्टेंट. एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी मतलब कुछ क्रेडिट जो है वो मेरे लिए एलिजिबल है कि नहीं है. क्या मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं या मैं उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा. अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर मुझे पहले से मालूम है, तो उतना पार्ट मैं कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, जिसके कारण मेरा एमआरपी जो है वो प्रॉपर सेट होगा. अगर मैंने सोचा कि क्रेडिट मिलेगा एंड बाद में अथॉरिटी उसको डिनाई कर देगा, देन माय मार्जिन वुड बी रिड्यूस्ड. So here it is very important point that I can ask the question to authority regarding admissibility of input tax credit. Clear? Next, determination of liability to pay tax on goods or services. Important point. Determination of liability to pay tax. मेरा liability कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, that is more important. Okay, कितना होना चाहिए ये डिटरमाइन करना है, तो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो. ओके, अब यहाँ पर ना काफी सारे कंफ्यूजन है. डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी की बात की है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ टैक्स की बात नहीं की. अगर मुझे नेचर ऑफ टैक्स की बात करनी है, नेचर ऑफ टैक्स मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी. अगर ये मेरा क्वेश्चन है, देन आई कैन नॉट गो फॉर एडवांस रूलिंग. व्हाई? बिकॉज ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, it is dependent on the two factors, that is location of supplier and place of supply. And place of supply के लिए I cannot go for advanced ruling authority. So in simple words, अगर मुझे nature of tax जानना है मेरा, CGST, SGST और IGST,
I cannot go for advance ruling. However, determination of liability, मतलब मेरा liability को crystallize करना है, ठीक है, उसके लिए मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ, उसके लिए जा सकता हूँ। यहाँ पर एक केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, क्लाइंट का नाम है सदरलैंड मॉर्गेज, शायद से ये नाम था, ठीक है। सदरलैंड इज फिक्स, मॉर्गेज आई डोंट रिमेम्बर। सदरलैंड मॉर्गेज नाम का एक क्लाइंट था, उसके केस में हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है, ठीक है, कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जा सकता है, ठीक है, बट एडवांस रूलिंग जो सॉरी जो हाई कोर्ट के जजमेंट है दैट आर ओनली एप्लीकेबल इन देयर जुरिस्डिक्शन। सो हाई कोर्ट का सहारा लेकर के हम आईसीआई के एग्जाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव आपको याद रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई इश्यूज कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है, कैन नॉट बी आस्क्ड फॉर, कैन नॉट बी सॉट फॉर। क्लियर? नेक्स्ट इज वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। क्या कह दिया है, क्या कहा यहाँ पर? एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हाँ, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पर एक एनालॉजी ड्रॉ करो, कंक्लूजन ड्रॉ करो। इवन इफ आई एम अनरजिस्टर्ड आई कैन गो फॉर एडवांस रूलिंग। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर ये जानना है तो भी मैं जा सकता हूँ एडवांस रूलिंग के पास। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एन एक्टिविटी वेदर और नॉट अ सप्लाई। मैं जो काम कर रहा हूं, क्या ये सप्लाई है भी या नहीं, वेदर इट इज फॉलिंग इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई और नॉट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ से छोड़ करके जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? व्हाट आई डू, आई आस्क हिम टू सर्व नोटिस पीरियड। वो छोड़ के जा रहा है, मैं क्या बोलूंगा? भाई तू नोटिस पीरियड सर्व कर, नोटिस पीरियड। अगर नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना है तो 1 महीने का सैलरी छोड़ देना। तो जो उसने 1 महीने का सैलरी छोड़ा, ठीक है, क्या वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई है या नहीं? क्या वो सप्लाई है या नहीं? ठीक है, वेदर सेक्शन 7 हैज दैट मच पावर टू टैक्स दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर कुछ मिला नहीं है मुझे, बट मुझे कुछ देना नहीं पड़ा, क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे? ठीक है, जो शेड्यूल 2 कहता है कि एग्रीइंग टू refrain from an act, or we can say tolerating non performance is a supply of service। ठीक है, क्या कहा मैंने? टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, एम्प्लॉय ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, इट मींस आई हैव टॉलरेटेड हिज नॉन परफॉर्मेंस, उसके लिए मुझे जो भी पैसा मिल रहा है या बेनिफिट हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसा कहा शेड्यूल 2 ने। पर क्या ये सप्लाई है या नहीं, वो तो मुझे सेक्शन 7 कहेगा ना, शेड्यूल 2 नहीं करेगा। सेक्शन 7(1) कहेगा, सेक्शन 7(1) ए बी, ठीक है, ए बी सी जो भी है उस तरीके से। Schedule has no power to determine whether an activity is a supply or not. It has only the power to regard an activity as a goods or service। ठीक है, तो इसके लिए एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे कई सारे इश्यूज है। नेक्स्ट, लेट अस लर्न द प्रोसीजर। hierarchy and procedure to apply for advance ruling before advance ruling authority or appellate authority for advance ruling। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा पहले, देयर आर 2 appellate authorities in GST। दो अपीलेट अथॉरिटीज। सबसे पहली अपीलेट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को सुनता है। ओके, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, उसके सामने असेसी अगर एग्रीड है, सो वेयर ही विल गो टू अपीलेट अथॉरिटी फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट। ओके, अगर मैं एग्रीड हूं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के प्रोनाउंसमेंट के साथ, ठीक है, मतलब कुछ रूलिंग प्रोनाउंस किया, वो मेरे को एग्री नहीं हो रहा है, आई एम एग्रीड पर्सन, मुझे पसंद नहीं आया, then I will not go to the appellate authority which is framed under section 107। I will go to appellate authority for advance ruling। मैं उसके पास जाऊंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा। समझ में आई? सो दो अथॉरिटीज अलग है, appellate authorities दो अलग है, अपना अपना पर्पज है उन दोनों का। इज दैट क्लियर? अब एक बात समझना, अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, अगर असेसी अग्रीड है, टैक्स पेयर अग्रीड है, he will go to appellate authority for advance ruling। What if
एडवांस रूलिंग इज इन द फेवर ऑफ असेसी। अगर असेसी के फेवर में है तो यहां पर क्या असेसी जाएगा अपील करने के लिए? नहीं जाएगा। तो यहां पर जो कंसर्न्ड ऑफिसर है या फिर जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, ही कैन फाइल अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर एडवांस रूलिंग मैनुअली बाय कंप्लाइंग विथ रूल 107A ऑफ CGST रूल्स। ठीक है, तो अब तो ऑनलाइन प्रोसीजर चालू हो चुके हैं, तो रूल 107A वुड नॉट बी एप्लीकेबल, बट यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है पोर्टल पर जाकर के। ओके, हम यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। हमारे एप्लीकेशन में हमें क्वेश्चन लिखना होगा भी, कौन से क्वेश्चन के लिए आपने अप्लाई किया। अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर लगता है उन लोग को, रूलिंग अथॉरिटी को, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, देन ओनली दे विल एडमिट द एप्लीकेशन। क्लियर है? आगे सुनना। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी shall not admit the application if the case is pending or decided in the case of applicant under this act. Very important. अगर मान लो कि आपके खिलाफ, ठीक है, मतलब आपके खिलाफ कोई भी ये प्रोसीडिंग्स चालू है, ठीक है, मतलब असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ द केस इज पेंडिंग, केस इज पेंडिंग का क्या मतलब है? सुनना, शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ है एंड असेसमेंट ऑर्डर पास होना बाकी है। क्या कहा मैंने? केस इज पेंडिंग का मतलब क्या? शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, असेसमेंट ऑर्डर पास होना बाकी है। तो इस पीरियड के दरमियान योर केस इज डीम्ड टू बी पेंडिंग। क्या इस पीरियड के दरमियान आप एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि शो कॉज नोटिस आपको तभी ही इशू हुई है जब आपने वो ट्रांजैक्शन कर लिया है। समझ में आई क्या बात? सो ट्रांजैक्शन होने के बाद तो आप एडवांस रूलिंग के लिए जा ही नहीं सकते। तो शो कॉज नोटिस से लेकर के असेसमेंट ऑर्डर आ नहीं जाता, तब तक का जो पीरियड है, दैट मीन्स योर केस इज पेंडिंग, उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, the same would be applicable if the transaction relates to future period। मतलब यहाँ पर शो कॉज नोटिस इशू हुई है, असेसमेंट ऑर्डर आना बाकी है, पर अगले साल के लिए आप लोग बोलते हो कि सेम ट्रांजैक्शन के लिए चलो ले लेते हैं एडवांस रूलिंग, एंड बाद में ये एडवांस रूलिंग जाकर के हम इसको बता देंगे, बोलेंगे कि देखो सर एडवांस रूलिंग आ गई है, आप टैक्स मत लगाओ, शो कॉज नोटिस आपका गलत है। सो दैट कैनॉट हैपन, दैट कैनॉट हैपन। केस इज पेंडिंग, यू कैनॉट अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज केस इज डिसाइडेड इन केस ऑफ एप्लीकेंट। आपके अगेंस्ट केस डिसाइड हो चुका है, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो चुका है, ठीक है, ये ऑर्डर तो क्या आगे के सारे ऑर्डर्स भी पास हो चुके हैं, एंड आप बाद में जाओगे एडवांस रूलिंग के पास। सो एडवांस रूलिंग वुड नॉट एंटरटेन योर एप्लीकेशन। समझ में आई बात? तो आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले चेक करना है कि क्या, तीन चीज चेक करनी है, ठीक है, तीन चीज, कौन सी चीज? तीन चीजें। फर्स्ट वन, क्या आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ही आप जाना। सेकंड केस, सेकंड पॉइंट, क्या आपका ट्रांजैक्शन का जो केस है, दैट इज टैक्सेबिलिटी, दैट केस इज पेंडिंग और नॉट, आपको पहले चेक करना है। अगर पेंडिंग है तो यू कैन नॉट गो फॉर एडवांस रूलिंग। थर्ड पॉइंट क्या चेक करना है? केस पेंडिंग नहीं है, पर केस क्या सुना दिया है, मतलब फाइनल केस डिसाइड हो चुका है। अगर डिसाइड हो चुका है देन ऑल्सो यू कैन नॉट गो। समझ में आई बात? तो एडवांस रूलिंग के पास जाने से पहले आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी। नाउ क्वेश्चन इन योर माइंड वुड अराइज दैट अथॉरिटी को कैसे समझेगा कि केस पेंडिंग है कि डिसाइडेड? आंसर इज, जब आप अप्लाई करते हो तब आपका एप्लीकेशन आपके ऑफिसर के पास जाता है, वो ऑफिसर पूरा चेक करता है, पूरा चेक करेगा कि भाई आपने इसके पहले जो भी है ऑर्डर पास हुआ था आपके अगेंस्ट, या इसके सामने आपने कहीं पर और अपील फाइल किया है, या आपका केस का क्या सिचुएशन है, क्या माजरा है, वो पूरा समझेगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली then it will be decided whether to admit your application or to reject your application। clear? अब आपने अप्लाई कर लिया, आपके एप्लीकेशन के 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपना रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा। ठीक है, एप्लीकेशन करने के साथ साथ आपको 10,000 रुपीज का फीस चुकाना पड़ेगा, 5,000 रुपीज CGST, 5,000 रुपीज SGST। क्लियर है? ये फीस चुकाने के बाद ही आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में बात? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स मंगवाना चाहिए, देन ही कैन आस्क फॉर। ओके, ये आपसे मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट,
अभी यहाँ पर एक चीज समझना, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने समझो कि केस पूरा पढ़ लिया, डिसाइड कर लिया एंड रूलिंग पास कर रही है। तो जो रूलिंग पास कर रही है वो दैट हैज टू बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट, ओके, दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, ठीक है। इन लोगों को देना पड़ेगा, जो भी रूलिंग होगा वो इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग पर बाइंडिंग होने वाला है। समझ में बात? अब इन लोग को ऑर्डर मिल गया, ठीक है, ऑर्डर मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर मिल गया, ओके। अब यहाँ पर इनमें से कोई तो एक जन नाराज होगा, ध्यान से सुनना, कोई तो एक जन नाराज होगा। मतलब अगर एसएससी के फेवर में है, एसएससी के फेवर में है, तो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर, ये नाराज होगा। अगर एसएससी के अगेंस्ट है, तो कंसर्न एसएससी के अगेंस्ट है तो एसएससी वुड बी नाराज, ओके। तो जो लोग नाराज हैं वो लोग कर सकते हैं अपील। अपील किसके पास करेंगे? सेक्शन 107 वाली अपीलेट अथॉरिटी के पास, कि ये सेक्शन वाली अपीलेट अथॉरिटी के पास? आंसर इज ये सेक्शन वाली, दैट इज सेक्शन नंबर 100। सेक्शन 100 की अपीलेट अथॉरिटी के पास आप लोग को अपील फाइल करना है, दैट इज कॉल्ड एज अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। आपको अपील कितने दिनों में करना है? आंसर इज 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ एड रूलिंग ऑफ एआर। नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए आपके पास 3 महीने थे, पर एडवांस रूलिंग अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए आपके पास है सिर्फ 30 डेज। एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज इज पॉसिबल। समझ में आया? फीस यहाँ पर डबल है, सीजीएसटी 10,000 एंड एसजीएसटी 10,000, सो टोटल 20,000 फीस हैज टू बी पेड, ओके। अब जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसको कितने दिन में अपना रूलिंग प्रोनाउंस करना है? आंसर इज सेम 90 डेज, ठीक है। एआर को भी 90 डेज में देना था रूलिंग, ओके। एआर को भी 90 डेज में देना था, कहां से? डेट ऑफ एप्लीकेशन से। एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को भी 90 डेज में देना है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ अपील रिसीव्ड, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ अपील्स है, ओके। लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एआर शैल फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू कंसर्न ऑफिसर, ये अपन ने देख लिया है, ओके। ध्यान से सुनना एक बात, अगर एआर को आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, देन वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट। कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग शैल बी गिवन टू दिस पर्सन, सीख लिया हमने। एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर, जुरिडिक्शनल ऑफिसर, ऑलरेडी बता दिया मैंने, ओके। एडवांस रूलिंग इज नॉट एप्लीकेबल इफ लॉ और फैक्ट्स हैव बीन चेंज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों ने डीटी में एपीए सुना है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 5 years एंड रोल बैक प्रोविजंस फॉर 4 years, मतलब टोटल 9 years के लिए वो एप्लीकेबल होता है। बट एडवांस रूलिंग जो होती है उसका अप्लाई होने का कोई टाइम लिमिट नहीं, ठीक है, मतलब जिंदगी भर भी अप्लाई हो सकता है, प्रोवाइडेड the law or facts have not been changed. If law or facts have been changed, from that day itself, advance ruling would be stand void ab initio, मतलब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से नहीं भले, पर जो दिन से लॉ चेंज हुआ उस दिन से वो void माना जाएगा, मतलब वो खत्म, एडवांस रूलिंग का एप्लीकेबिलिटी खत्म। समझ में आई बात? और अगर आपने कुछ फैक्ट्स छुपा करके सप्रेस करके, ओके, सप्रेस मतलब आप लोग को ट्रांजेक्शन का कुछ डिटेल देना चाहिए था पर आपने दिया नहीं, उसके कारण एडवांस रूलिंग का पूरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया। सो इस केस में दैट वुड बी कॉल्ड एज वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, जब से आपने अप्लाई किया तब से लेकर के वॉइड है वो। भले पास होने के बाद 1 साल हो गया, 1 साल के बाद मालूम पड़ा कि ये गलत फ्रॉड था, तो पिछला 1 साल से ही वो वॉइड माना जाएगा। समझ में आई बात? एंड अगर फैक्ट्स चेंज होते हैं तो जो दिन से फैक्ट चेंज हुआ उस दिन से एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब और एक बात सुनना, पॉइंट नंबर 6 पे मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 6 पे, पॉइंट नंबर 6 कौन सा? फोर्थ बुलेट का पॉइंट नंबर 6। इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन ऑफ 2 members ऑफ एआर, एआर के मेंबर्स में, ठीक है, उनके ओपिनियन में डिफरेंस है, मतलब एक कहता है हाँ टैक्स लगेगा, दूसरा कहता है टैक्स नहीं लगेगा। सो ये जो मैटर है उसको उनको किसको रेफर करना पड़ेगा? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, ओके। बाद में अपीलेट अथॉरिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चर्चा करेगी, ओके। समझ में आया? उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे पढ़ते हैं। शैल रेफर द पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर टू एआर if the members of AAR are unable to come to a common conclusion in the regards of the point referred to them by AAR, then it shall be deemed that no advance ruling shall be given. मतलब
अगर आपने दैट इज आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हो, ठीक है, आपके मेंबर्स में जो बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग वो नहीं हो रही है कि एक जन बोलता है हाँ एक जन बोलता है ना, तो ये लोग जाएंगे ऊपर एडवांस अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। अब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है, सो इन दिस केस द एडवांस रूलिंग कैन नॉट बी गिवन, यहाँ पर एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती। समझ में आई बात? ओके, अब आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेंट का मतलब होता है रजिस्टर्ड और डिजायरस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड। मतलब मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूं तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूं एडवांस रूलिंग के लिए। नेक्स्ट इज एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग शैल बी इन क्वाड्रुप्लिकेट। क्वाड्रुप्लिकेट मतलब 4 कॉपी। 4 कॉपी क्यों? ठीक है, एक रहेगी अपने अब असेसी की, ओके, देन 2 जो टेक्निकल मेंबर्स एंड जो स्टेट का मेंबर होगा उन लोगों के लिए, एंड एक एक्नॉलेजमेंट। तो टोटल 4 कॉपी में आपको अप्लाई एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड while making the application। ये अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The law gives the power to AAR and AAAR to amend their orders to rectify if any mistake is apparent from the record within the period of 6 months from the date of application। सॉरी डेट ऑफ ऑर्डर, सॉरी डेट ऑफ ऑर्डर। अभी अगर मान लो कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर सुना दिया, अब पता चलता है कि कुछ मिस्टेक हो गया, दैट मिस्टेक शुड बी अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। मतलब फेस ऑफ द रिकॉर्ड से आपको मिस्टेक अगर पता चलती है, then only you can rectify that particular order within 6 months from the date of such order। is that clear? और अगर आपका ऑर्डर पास होने के बाद, अगर आपका ऑर्डर रिवाइज ऑर्डर पास होने के बाद अगर लायबिलिटी बढ़ती या फिर आईटीसी डिसअलाउ होता है, देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब जब भी असेसी को तकलीफ होने वाली है, लायबिलिटी बढ़ेगी या तो फिर आईटीसी कम होगा, डिनाई होगा, देन इन दैट केस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। उसको उसको आके पूछना बुलाना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा कि सर गलती हो गई हमसे, ठीक है, हमको अभी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज हो गया ये। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग शैल नॉट बी एडमिटेड where questions raised in the application is already pending or decided in any proceedings in case of the applicant under this provision। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, recipient cannot apply for advance ruling when the tax is payable by supplier and no RCM। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो जिस भी इंसान के ऊपर टैक्स का लायबिलिटी आने वाला है उसी पर्सन को अप्लाई करना है। रिसिपिएंट कैन नॉट अप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। ओके, मतलब अगर समझो, एक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान के चलो कि ये ए है, ओके, इसने बी को सप्लाई किया, बी को सप्लाई करने वाला है, ठीक है, सप्लाई नहीं किया, बी को सप्लाई करने वाला। ओके, ये ए है, ये बी को सप्लाई करने वाला है। ओके, जब यहाँ पर जो ए है इसके अगेंस्ट केस चालू है, ठीक है, मतलब दूसरे जगह पर दैट इज कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, केस चालू है, तो ये ए क्या कहता है, बी एक काम करो ना, आप अप्लाई करो एडवांस रूलिंग के पास, एआर के पास आप जाओ, आप उनसे कहो कि सर ये ट्रांजैक्शन ना मैं ही करने वाला हूँ, प्लीज मुझे एडवांस रूलिंग दे दो। तो यहाँ पर अगर ये ऐसा कहेगा तो बी जो है उसको ही ये रूलिंग एप्लीकेबल होगा, ए को नहीं। क्लियर है क्या? हमने ऑलरेडी सीखा हो। सो द कंक्लूजन इज बी कैन नॉट अप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ ए। ए के बिहाफ पर रिसिपिएंट कैन नॉट अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय एआर। इसका क्या मतलब है? आपको कौन सा टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, कौन सा टीडीएस डिडक्ट करना है ये आपको एआर नहीं बताएगा, ठीक है। अगर टीडीएस का अमाउंट डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर एआर, बट इफ यू आर अनेबल टू डिटरमाइन whether tax is CGST, SGST or IGST, you cannot go for AR। Is that clear? आगे देखते हैं, अभी कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं?
चलो हो तो गए सारे के सारे पॉइंट्स। एक बार अपन बुक में से गो थ्रू कर लेते हैं। फीस फॉर एप्लीकेशन हो गया है, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड हो चुका है, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन हो चुका है, स्पीकिंग ऑर्डर मालूम है अपने को, रूलिंग प्रोनाउंस करने का टाइम लिमिट मालूम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, फाइनल ऑर्डर का ये भी अपना डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, टाइम लिमिट टू फाइल अपील हो चुका है। ठीक है, सारा कुछ हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, सो एडवांस रूलिंग इज 100% कंप्लीट। आप लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स। बाय बाय।